कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज एनसीईआरटी को कह सकते हैं या 11th एनसीईआरटी को कह सकते हैं, इवन ये कह सकते हैं कि बायो के सिलेबस को बिल्कुल शुरू से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ऐसा देख पा रहे होंगे, मैंने पीछे लिख रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो जब आप 11th की एनसीईआरटी को देखते हैं तो पहला चैप्टर उसमें लिविंग वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग लिविंग वर्ड से ना शुरू करके पहले सेल वाला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इसका कारण यह है कि सेल जब हम पढ़ रहे हैं तो सेल, क्योंकि आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ रखा है कि जो सेल है वह स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी एक लाइफ का, किसी एक ऑर्गेनिज्म का। यानी ऐसा कह सकते हो कि बायो की शुरुआत, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से ही हो रही है। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर से शुरू करते हैं, जिससे हमको एक ऐसा समझ सकते हो, तुम कहते हो कि बेस मजबूत होना। तो इस चैप्टर को पढ़ने पर हमारा एक बेस मजबूत होगा, और जब बेस मजबूत होगा तो हमें आगे के चैप्टर्स पढ़ने में आसानी होगा। आपको अपने विषय में बता दूं, मेरा नाम प्रभात है और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा। आप लोग शायद मेरे विषय में जानते ही हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपसे हमारा परिचय पहले हो चुका है। तो हम लोग बॉटनी कह सकते हैं, यद्यपि इस सेल चैप्टर के लिए हम कोई लाइन नहीं खींच सकते कि ये बॉटनी में है या जूलॉजी में है। इसे कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये समझना है कि इस चैप्टर के विषय में हमें बहुत कुछ डिटेल में पढ़ लेना है, जो कि हमें आगे मदद करेगा। चलिए, तो बच्चों, सेल जब हम शुरू कर रहे हैं तो सीधे सेल से भी ना शुरू करके और पीछे जाएंगे, यानी कि ऐसा कह सकते हो आरंभ से प्रारंभ किया जाए। और यदि ऐसा है, आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा और आपने सब्जेक्ट पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, या ऐसा कह सकते हो कि साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, आपने सोशल साइंस पढ़ा, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट आपने पढ़े। जब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और ऊपर हुआ, जैसे आप क्लास 11th में आए, तो फिर अब आप बायो पढ़ते हैं। तो एक दिन की बात है कि आप एनसीईआरटी अपनी बायो वाली पढ़ रहे थे और आपका कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन है जो कि आपसे पूछता है या पूछती है कि क्या पढ़ रहे हो, और आपने कहा कि आप बायो पढ़ रहे हैं। तो बायो जब आपने उत्तर दिया तो बायो उत्तर देते ही आपके दिमाग में तरह बेतरह के चित्र बन गए कि आप प्लांट के विषय में क्या सोचते हैं, आप एनिमल के विषय में क्या सोचते हैं, आप दुनिया भर की बातें, एक बैक्टीरिया के विषय में। लेकिन आपका छोटा या भाई या बहन जो कि क्लास 6 में है या 7th में है, वह नहीं समझता कि बायो क्या है, और वह फिर आपसे पूछ बैठता है कि बायो क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, हमें समझाओ। तो अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको बायोलॉजी समझाएं। तो आइए हम लोग भी वहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल ऐसा समझ लें कि बिल्कुल बेस से, जहां से बायो की शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल वहां से शुरू कर रहे हैं। आइए, यदि पूछ लिया गया कि बताइए बायोलॉजी क्या है, तो आप उसे क्या कहेंगे, बायो क्या है? तो बिल्कुल ऐसा समझ लेना है आपको कि हमने ऐसा पहले बचपन में मैंने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा कि साइंस की 3 ब्रांच होती है। बेसिकली हम कह देते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो बायो कुछ और नहीं है, साइंस की ब्रांच है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? बायो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि आप इसमें स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और केवल स्टडी नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं आप यह भी देखते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनका एक्शन और उनके एक्शन को पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एक्शन को पढ़ना, यही क्या कहलाता है? बायो कहलाता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं वो प्लांट है, एनिमल है, कौन है, हमने केवल इतना कहा कि एक ब्रांच है साइंस। वैसे आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि एक शब्द है लॉजी, LOGY। इस शब्द का मतलब ही होता है स्टडी। क्या करना? स्टडी। यानी कि लॉजी का मतलब क्या? स्टडी, यह है स्टडी। और बायो का मतलब ही होता है लिविंग। यानी जो लोग लिविंग हैं, यदि आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो कह दीजिए कि वही क्या है? वही है बायोलॉजी। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? नहीं है। अब हर एक ब्रांच के, हर एक स्ट्रीम के कोई ना कोई एक फादर रहे हैं। तो यदि हम बायोलॉजी की बात करें बच्चों, तो बायो के एक फादर हैं, उनका नाम है अरिस्टोटल। हिंदी में इन्हीं को अरस्तु कह दिया जाता है। तो फादर जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो फादर हैं बायोलॉजी के, उनका नाम बच्चों अरिस्टोटल कह लीजिए, अरस्तु कह लीजिए, जो आपका मन करे वो कह लीजिए। तो अरिस्टोटल कह लें आप, अरस्तु कह लें, ये बायो के फादर हैं। अब बात यहीं पर रुकी नहीं,
अब मान लो वही तुम्हारा भाई या बहन जिसने पूछा तुमसे बायो क्या है, तो तुमने कहा कि बायो क्या है, स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उनके एक्शंस की। अभी क्या एक्शन करते हैं ये अभी कुछ ही मिनट में जानेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि हाँ अब उसके समझ में आया। फिर उसने पूछा भैया लिविंग क्या है, तो तुमने बताया कि हमारे आसपास जो चीज़ें, हालांकि एक बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, वो हम लोग लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में समझेंगे। लेकिन क्लास 6-7 अर्थ का बच्चा तो लिविंग समझता है कि लिविंग को पढ़ना है और उनके एक्शंस को पढ़ना, यही क्या है, बायो है। अब इस बायो के 2 ब्रांच फिर से हैं आपके स्तर पे। वैसे तो ब्रांच बहुत सारे हैं, लेकिन आपके स्तर पे हम एक, यदि हम ब्रॉड कैटेगरी इस बायो की बनाएं, बहुत सारे ब्रांच हैं। जैसे कि आपने कभी नाम सुना हो बायोटेक है, आपने नाम सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी है, आपने नाम सुना होगा इन्वायरमेंटल साइंस है, आपने नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री है, आपने नाम सुना होगा बायो इन्फॉर्मेट, बहुत सारे ब्रांच हैं। लेकिन ठीक है, आपके स्तर पे हमने कह दिया कि हाँ 2 ब्रांच है, एक का नाम बॉटनी है और एक का नाम जूलॉजी है। क्योंकि आप क्लास 11th के बच्चे हैं, बॉटनी क्या है तो हम सभी जानते हैं कि बॉटनी जो है, अभी मैंने कह दिया कि यह ब्रांच है किसकी, किसकी, बायो की। इसमें किसको स्टडी करोगे, इसमें आप स्टडी करेंगे प्लांट्स की, इसमें स्टडी किया जाएगा प्लांट्स और क्या, और उनके एक्शन। फिर तुम कहोगे कि सर फिर से एक्शन कह रहे हो, हमको एक्शन समझाओ, एक्शन क्या है। हम समझते हैं प्लांट क्या है, लेकिन उनके एक्शन समझाओ। समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। प्लांट और उनके एक्शन को यदि आप पढ़ रहे हैं तो कह दीजिए कि यही क्या है, बॉटनी है। क्लियर है। अब बॉटनी के भी तो कोई ना कोई फादर होंगे, होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, बिल्कुल लिखेंगे। आइए जूलॉजी की बात करें। जूलॉजी फिर से वही बात, जूलॉजी में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में पढ़ना है आपको एनिमल्स को। आप एनिमल्स पढ़ रहे हैं और क्या, और देयर एक्शन। यदि आपने एनिमल पढ़ा और उनके एक्शंस को पढ़ा, क्या तो फिर से एक्शन कह रहे हो, एक्शन समझा नहीं रहे हो क्या होता है, समझेंगे। एनिमल को पढ़ा और उनके एक्शंस को पढ़ा तो कह दीजिए कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो यही जो स्टडी है यही क्या कहलाती है, जूलॉजी। यानी कि जूलॉजी में आपने एनिमल को पढ़ा, उसके एक्शन को पढ़ा, बॉटनी में आपने प्लांट को पढ़ा और उसके एक्शन को पढ़ा। अब मुद्दा यह है कि एक्शन क्या है, एक्शन। आइए प्लांट, जैसे मान लो हमने, आपने नाम सुना होगा एंजियोस्पर्म पढ़ लिया, जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, कोई प्लांट चलो नहीं समझ में आ रहा, आम पढ़ लिया, अमरूद पढ़ लिया, ये प्लांट है। क्लियर है। अब एक्शन क्या, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, पढ़ा है। तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें आपने फोटोसिंथेसिस नाम का एक टॉपिक पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक एक्शन है, एक प्रक्रिया है जो कि कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। और यदि ऐसा है कि प्लांट उसे कर रहा है तो वही क्या है, उसका एक्शन है। तो तुमने प्लांट पढ़ लिया कि हाँ उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, दुनिया भर की बात है, और उसका एक्शन जो है, उसने जो काम किया वही क्या है, उसका एक्शन है। सेम यही बात आइए इधर जूलॉजी में। आपने एनिमल, कोई भी एनिमल पढ़ा कि हाँ उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, साथ ही साथ उसके एक्शन, जैसे कि ब्रीदिंग, जैसे कि लोकोमोशन, जैसे कि मूवमेंट, ये सब पढ़ना, ये क्या है, ये उसका एक्शन है। आइए अब फिर से इस बॉटनी के एक फादर हैं, बिना फादर के तो काम चलेगा नहीं। इस बॉटनी के एक फादर हैं जिनका नाम है बच्चों थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी के फादर का नाम कौन, थियोफ्रेस्टस। फिर बात फंसती है कि जूलॉजी के फादर कौन थे। तो बच्चों जूलॉजी कह लें या बायोलॉजी कह लें, तो जूलॉजी या बायोलॉजी के जो फादर हैं वो सेम हैं। सेम कौन, वही जो अभी अभी आपने लिखा, अरिस्टोटल। यानी अरिस्टोटल साहब जो हैं, अरिस्टोटल साहब जो हैं, यही जो हैं यही जूलॉजी के भी फादर हैं और यही बायोलॉजी के भी फादर हैं। क्या कहानी समझ में आई। तो हमने एक बेसिक्स से शुरुआत की कि भाई बायो क्या है, हम बायो में क्या पढ़ेंगे। हमको समझ में आया कि पूरी 11th में 12th में हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं और उनके एक्शंस को पढ़ रहे हैं, उनमें हो क्या रहे हैं, यही क्या है, यही बायो। बात खत्म। बायो को 2 ब्रांच में बांट दिया, जूलॉजी और बॉटनी में। हमने अभी एक बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की। आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आइए सेल से शुरुआत करेंगे। अब सेल के विषय में कुछ बातें समझेंगे कि सेल क्या है। सेल आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, या चलो नहीं पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है कि सेल क्या है। बच्चों आपने ऐसा पढ़ा, पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूं कि जो सेल है, सेल इज यूनिट है लाइफ की, ऑर्गेनिज्म की। यहां तक मामला क्लियर है।
अब ये डिफिनेशन समझ में आया कि हाँ सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इस बात को समझेंगे कि सेल कैसे स्ट्रक्चरल और कैसे फंक्शनल यूनिट है। इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे में एक दीवार होगी, उस दीवार को एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लो, मान लिया। अब वो दीवार किससे बनी है? ईंट से बनी है। ईंटा जिसको कहते हो ब्रिक, ईंट से बनी है। यानी इतने बड़े दीवार का जो कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ? ब्रिक से। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? आइए अब यही कॉन्सेप्ट आपको इस बात को नहीं है, आइए अब ऑर्गेनिज्म के लेवल पे समझते हैं। मैंने कहा कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे एक ऑर्गन का यदि मैं नाम लिखूं, आप सारे लोग उस ऑर्गन को जानते होंगे। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन का नाम है फिंगर। ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्या नाम? फिंगर। यदि ये पूछा जाए कि ये फिंगर किसका बना है, फिंगर किसका बना है, हम समझ गए कि फिंगर के क्या है, एक ऑर्गन है। यदि इस फिंगर को आप बनाना चाहते हैं तो आपको टिश्यू चाहिए होगा, और टिश्यू बनाना चाहते हैं तो सेल चाहिए होगा। तो क्या तुम ये नहीं कह सकते कि इस ऑर्गन का, किसी एक इंडिविजुअल का जो बनने की शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? सेल से। तो हम ये नहीं कह सकते सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है। अरे इस दीवार को बनाने में, मैं तुमसे कहा कि इस दीवार को बनाने में ईंटों का प्रयोग हुआ, ब्रिक का यूज हुआ। हर एक ब्रिक को एक सेल मानो। क्या मान लिया? सेल। इस पूरी दीवार को बनाने के लिए सेल लगे, तो सेल ही तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। मैंने कहा कि यह दीवार एक ऑर्गेनिज्म है, यह ईंट से बना है। किससे बना? ईंट से। तो यह एक दीवार जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, किससे बना है? सेल से बना है। अरे हाँ ना बोलो, हम क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, और हमारे बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक सेल से। क्योंकि हमारा आपका पहला दिन वो नहीं जब हम पैदा हुए, हमारा आपका पहला दिन वो जब हम जाइगोट बने। अरे हाँ ना बोलो यार। और जाइगोट क्या है? एक सेल ही तो है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? आइए, तो फिंगर ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल पार्ट। आइए दूसरी बात समझें, फंक्शनल। जैसे मान लिया कि इस फिंगर से मैंने इस स्टाइलस को पकड़ रखा है। स्टाइलस मतलब इससे लिखते हैं, इससे मैंने पकड़ रखा है। अब जहां पर मैंने इसको पकड़ा, ये फिंगर है, ये क्या है? एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ध्यान से समझना, ये ऑर्गन है जो कि एक फिंगर है। ये किससे बना है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना है? सेल से। इससे मैंने लिखा, जब मैंने लिखा तो एक फंक्शन किया, एक काम किया। इस ऑर्गन ने एक काम किया, लेकिन ऑर्गन तभी काम कर पा रहा है जब टिश्यू काम कर पा रहा है। जब टिश्यू काम कर पा रहा है क्योंकि सेल काम कर पा रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार। तो सेल काम कर पा रहे हैं, अरे हमारी बॉडी में सेल काम कर पा रहा है, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो यार। तो मतलब यह है कि जो सेल है, सेल ने काम किया तो हम काम कर रहे हैं, और सेल ने हमको बनाया तब हम बने। तो इसीलिए तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि बनने की और काम करने की जो शुरुआत हो रही है वो सेल से ही हो गया। जैसे मान लो जाइगोट है, जाइगोट ने हमें बनाना शुरू किया, और वो काम ना कर रहा होता तो फिर हम बनते कैसे? कोई प्रश्न ही नहीं था कि हम बन पाते। क्या कहानी समझ में आ रही है? पक्का? बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी ने फिर यहीं पर कहा कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल के बने हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। हाँ, ये अलग विषय है, किसी में एक सेल है, किसी में एक से ज्यादा सेल है। क्लियर है? जिसमें एक सेल है वो कौन है? यूनिसेल्युलर। इसी बात को यदि ऐसे लिखा जाए तो देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल के बने हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। हाँ, अलग ये बात ये है कि नंबर इसमें वेरी कर सकता है। यदि उसमें एक सेल है, यदि मान लो ऐसा, यदि उसमें एक सेल है मेड अप ऑफ वन सेल, यदि वह एक सेल का बना है तो कह दीजिए कि वह यूनिसेल्युलर है। और यदि वह एक से ज्यादा सेल का बना है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मेड अप ऑफ किंगडम है जिसका नाम मोनेरा और जिसका नाम प्रोटिस्टा, ये सारे लोग यूनिसेल्युलर होते हैं। अब मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम। ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग हैं यूनिसेल्युलर। तो यानी यहां ऐसा लिख सकते हो कि एक तो किंगडम है मोनेरा, सीधा सीधा एक किंगडम है मोनेरा। इसमें एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, मान लो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमेशा और हमेशा क्या है?
यूनिसेलुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक किंगडम लिख दिया मैंने, प्रोटिस्टा। आपको पता होगा 5 किंगडम होते हैं बेसिकली, अभी तुरंत के हिसाब से जो सबसे वेल एक्सेप्टेड जो किंगडम है वो 5 है। तो जो प्रोटिस्टा है उसमें जैसे कि एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, यूग्लिना लिख दिया, चलो यूग्लिना। तो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया और यूग्लिना हो गया, ये सारे लोग कौन है? प्रोटिस्टा है। और कैसे हैं? यूनिसेलुलर। आइए मल्टी में नाम लिख दें, मल्टी में लिख दीजिए 3 किंगडम लिख दीजिए सीधे सीधे। एक तो लिख दीजिए फंजाई, हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। ईस्ट जो है वो क्या है? ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, फंजाई हो गया। और कौन? प्लांटी, प्लांटी। और कौन? एनीमिलिया। तो देखो 3 किंगडम लिख दिए, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। चलो ये भी लिख देता हूं कि एक्सेप्ट ईस्ट, क्योंकि जो ईस्ट है, ईस्ट के विषय में जब बच्चों बात करेंगे हम लोग आगे चल के किसी एक चैप्टर में जिसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो हम वहां पर समझेंगे कि जो ईस्ट है वह कैसा है? यूनिसेलुलर। मैंने फिर बता दिया। आइए फिर से समझेंगे, सभी ऑर्गेन किसके बने हैं? सेल के। हाँ ये निर्भर करता है कि किसी के अंदर एक सेल है, किसी के अंदर एक से ज्यादा सेल है। जिसके अंदर एक सेल है वो कौन? यूनिसेलुलर। जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल है वो मल्टीसेलुलर। यहाँ पर नाम लिख दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं।